8. इश्क वाली फीलिंग। हेलो, मेरा नाम रक्षित है मैं मेघना हूँ। और हमारी शादी हो चुकी है। वैसे हमारी शादी को आई थिंक कुछ 13 साल हो गए। 13 नहीं 12। नहीं 13 12 नहीं 13 साल हो गए ना। अरे करो गिनती। 2009। हाँ 12। वाइफ इज ऑलवेज राइट। खैर, तो मेघना और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी एक प्रेम कहानी है। हम मिले थे, आई थिंक हम ऑफिस में मिले थे पहली बार। नहीं, मैं ना एक कोर्स कर रही थी। हाँ, वहाँ पे आप जज करने आए थे। यस, हमारा फील्ड सेम था, मीडिया में थे हम दोनों। और मेघना किसी कॉलेज में कोर्स कर रही थी इस मीडिया फील्ड में, और मैं भी वहीं पर जुड़ गया था एज अ जज। कोई प्रोजेक्ट तो जज करने आया था, वहां पर हमारी मुलाकात हुई थी। राइट, खैर, तो वहां तो कुछ बात हुई नहीं थी। आई डोंट थिंक हमारा इंट्रोडक्शन भी ढंग से हुआ था। नो, नॉट मच। आई थिंक फिर मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, वहां मेघना ने भी एक इंटर्नशिप की थी। हाँ जी। हाँ, तो हमारी मुलाकात 10-12 साल पहले, सॉरी 12-13 साल पहले। 13 नहीं 14। क्या कर रहा है, गिनती नहीं कर पा रहा है आज तू। तुम सामने बैठी हो। हाँ, 13-14 साल पहले ऐसे ही हमारी मुलाकात हुई थी ऑफिस में। तो मुलाकात तो खैर इत्तेफाक से हुई थी, क्योंकि हमारे क्यूबिकल्स आमने सामने थे। इंट्रोडक्शंस हो गए थे, बट आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन तब हुई थी जब आई थिंक रेनी सीजन था। हाँ, क्या है ना कि मैं टाउन से हूँ। हाँ, मैं भी टाउन से हूँ। तो मैं आती थी मतलब ट्रेन में, और फिर वहां से मुझे बस करनी पड़ती थी ऑफिस को। और बम्बई की रेंज तो आपको मालूम ही है, बारिश आपको मालूम है कैसी होती है, भयंकर। तो जब बहुत बारिश होती थी तो मैं ट्रेन से जगह तो पहुंच जाती थी, पर वहां से जो मुझे बस करनी पड़ती थी ऑफिस आने के लिए, इतनी भरी हुई होती थी, ना ऑटो मिले ना बस मिले। तो मैं एक दिन इतनी परेशान हो गई थी ऑफिस पहुंचते पहुंचते। तो मैं जिस एम्प्लॉयर के अंडर थी, मैंने बहुत मैं इतनी परेशान थी, तो मैं उसको कंप्लेन कर रही थी कि क्या है ये, कैसे आ नहीं सकती मैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और उससे मालूम था कि रक्षित भी टाउन से ही आता है। तो फिर उसने बस ऐसे ही रक्षित को पूछ लिया कि यार मेघना आपके साथ आ सकती है क्या। और रक्षित तब से ना टैक्सी में ट्रैवल करते हैं। हाँ, मैं टैक्सी में जाना पसंद करता था, मुझे ट्रेन की भीड़ अच्छी नहीं लगती थी। तो खैर हाँ, वही हुआ था कि टैक्सी में फिर आना जाना हमारा साथ में होने लगा, क्योंकि मेरे घर से मेघना का घर तकरीबन कुछ 5 या 10 मिनट दूरी पर है बस। तो मेघना को मैं ड्रॉप कर लिया करता था, पिकअप। तो मैं आ जाती थी आपके घर तक। हाँ, मेरे घर तक मेघना आ जाती थी, यहाँ से ऑफिस चल देते थे, और शाम को फिर साथ में ऑफिस से निकलकर उसे घर छोड़कर मैं घर आ जाया करता था। तो ऐसे में खैर बातें हुई, और बातें होते होते बातें बढ़ी इस हद तक कि आई थिंक मैंने आपको प्रपोज भी टैक्सी में ही किया था। हाँ जी। बड़ा अनरोमांटिक सा प्रपोजल था, पर आई थिंक वन ऑफ द स्वीटेस्ट मोमेंट्स इन आवर लाइव्स। मैं बस किसी थोड़े लो से मूड में शायद था तब, और मेघना के सर पे कंधा रख के मैंने बस इतना ही पूछा था कि मेघना यार शादी कर ले क्या। और मैं ना नहीं बोल पाई। मेघना ना नहीं बोल पाई, थैंक गॉड। फिर तो बस बात यूं बढ़ी इस तेजी से कि पता भी नहीं चला कि कब एंगेजमेंट हो गई, कब शादी का दिन आ गया। क्योंकि पहले तो हमें लगता था कि शायद हमारी शादी में कुछ समय लग जाएगा, क्योंकि मेघना का और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफी कुछ हद तक अलग है। हम लोग सेम सेक्ट से हैं, सेम कास्ट से है, बट बैकग्राउंड्स में फर्क था, बहुत फर्क था। बैकग्राउंड में, अपब्रिंगिंग में, सब तरह से बहुत फर्क रहा है। मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ और घर की सबसे छोटी हूँ, तो और मेरे घर पे किसी ने लव मैरिज नहीं की थी,
तो ये दूसरा इशू था कि पहले किसको बोलूं कि मुझे लव मैरिज करनी है। और जहां तक मेरे फैमिली का सवाल है, मेरे फैमिली में सभी लोगों ने लव मैरिज की है। मेरे चाचा ने, मेरे डैड मॉम ने, तो पूरा ही बैकग्राउंड में फर्क था। तो मैंने तो घर पे आके तुरंत बता दिया कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और मेरी मॉम ने हाँ भी बोल दिया और कहा कि ले आओ घर, कभी मिलवा लो, खाना वाना खाते हैं, देख लेंगे, जान लेंगे। और बड़ा ही कैजुअल तरीके से पूरी बात हो गई थी हमारे घर पे। और मेघना के घर पे अलग टेंशन था कि वो बात करे तो किससे करे। इश्क वाली फीलिंग, ओहो, वही प्रॉब्लम जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन थी। लड़के की फैमिली ने तो हाँ कर दी, पर लड़की का क्या? मेघना ने बोला तो है कि वो अपनी मम्मी से बात करने वाली है, पर यार मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। क्या उनकी मम्मा अग्री करेंगी या नहीं? चलो चलो लेट्स सी। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। इश्क वाली फीलिंग, मतलब इतना अलग कि मुझे ना उसको मतलब वीन ऑफ कहते हैं ना, धीरे धीरे बताना पड़ा। पहले मैंने मेरे कजिन्स को बोला, फिर मेरे भाई बहन को बोला, फिर मैंने मेरे बुआ को बताया, फिर ना ऐसे करते करते धीरे धीरे मैंने सबको ऐसे बताया। और अंत में मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरी मम्मी को बोलना चाहिए। हाँ, और खैर हिम्मत जुटा के मेघना ने बात तो कर ली मम्मी से। और फिर उनकी मम्मी का मुझे फोन आया था कि भाई बेटा, जान रहे हो ना क्या कर रहे हो आप, किस बला को गले लगा रहे हो। मैं कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेघना को पूछ सकते हैं। वेल, मुझे हाँ बोलना पड़ेगा इसको क्योंकि एकदम ही सही बात है। हाँ, तो बहुत ही प्यारा परिवार मेघना का भी है। दोनों परिवार फिर मिल भी लिए। तब तो मेरे दादाजी और मेघना के बड़े पापा जो थे तब थे इस दुनिया में, और उनके आशीर्वाद से सारा ही काम बहुत तेजी से और बहुत सरलता से हुआ। और जल्द ही, आई थिंक 4 महीने की कोर्टशिप थी अपनी। यस, बहुत कम थी एक्चुअली। जब हमने शुरू किया डेटिंग और फिर लगभग नक्की हो गया कि शादी करना है, तो फिर क्या हो रहा था कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे थे, क्योंकि दोनों टाउन ही थे, इसका पूरा परिवार इधर, मेरा पूरा परिवार इधर, तो कोई भी सिनेमा में जाओ, किधर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, तो मेरी साइड के परिवार वाले मिल जाते थे। और मुझे इतनी टेंशन होती थी कि मुझे एक चीज बहुत खटकती थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स को बताना चाहिए। यही सारी क्वालिटीज है जो मेघना में मुझे बड़ी पसंद आती है। उसकी ऑनेस्टी है, उसका लविंग नेचर है, बिकॉज शी इज फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली। उसको फैमिली वैल्यूज भी उसमें कूट कूट कर भरी है। और ये सारी चीजें ना सिर्फ मुझे पर मेरे घर वालों को भी यही भा गई कि यार लड़की बड़ी अच्छी है। तो मेरे फिर दादाजी ने कहा करो कंकुना विच बेसिकली मीन्स कि कुमकुम लगा के शुभ काम हो जाना चाहिए। तो बस 3-4 महीने में हमारी शादी की तारीख आ गई। वही आनंद फानन में शादी भी हो गई, कैसे हो गई याद भी नहीं है। हालांकि मेघना वाज अ वेरी हैप्पी ब्राइड, नहीं? अरे मुझे तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे मेरी पसंद से लड़का चूज करने को मिला और वही हिसाब से मेरी शादी हुई। तो मैं तो बहुत खुश थी। जब शादी का दिन था ना, तब बहुत सा क्यूट सा एक इंसिडेंस हुआ है। तो जैसे कि शादी का दिन है तो वो सब फोटोग्राफर्स रहते हैं, तो वो ना नखरे करवाते हैं कि ऐसे करो ना, वैसे करो ना। तो फिर वो मुझे नखरे करवा रहा था फोटोज के लिए। फिर ना वो सडनली मुझे बोलने लगा कि मैडम आप ना थोड़ा कम हंसो। ये कैसा रिक्वेस्ट है भाई? फिर उसने कहा कि मैडम जब आप हंसते हो ना, आप इतना जोर से हंस रहे हो कि आपकी आंखें ही बंद हो रही है। यही है बस हमारी प्यारी सी एक लव स्टोरी। ज्यादा कोई ड्रामा था नहीं। हम पर भगवान की इतनी दया थी कि सारी बातें जो है एकदम स्मूथली आगे बढ़ती गई। और बस तब से लेकर आज का दिन है 14 साल हो गए। 14 नहीं, शादी को 13 साल, शादी को 12 साल हो गए। मुझे भी बुला दिया। बस ऐसी ही नोक झोंक तामझाम हमारा चलता रहता है कुछ ना कुछ। पर हाँ, एक बात जरूर है कि आई थिंक हमारी शादी के सक्सेस को जो श्रेय जो मैं देना चाहूंगा वो इस बात का है कि वी बोथ
फर्स्ट बिकम फ्रेंड्स। हम लोग की दोस्ती पहले हम लोग ने बड़ी गहरी कर ली और उसकी नींव बड़ी मजबूत रखी, जिससे कि आगे चलकर दोस्ती के जो सारे क्राइटेरियाज होते हैं वो सारे ही क्राइटेरियाज हमने शादी में भी अप्लाई किए, हमारी मैरिड लाइफ में भी अप्लाई किए। जैसे कि दोस्तों के बीच में कभी झूठ नहीं होता, देयर इज ऑलवेज ट्रूथ। हमारी ऑनेस्टी हमारा सबसे बड़ा आई थिंक वेपन रहा है, शील्ड रही है रादर। जो सेकंड दोस्ती का नियम है वो है रिस्पेक्ट, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए दो लोगों को एक दूसरे के लिए, वो बड़ी स्ट्रांग है। वी नेवर डिसरिस्पेक्ट ईच अदर। हाँ, नोकझोंक होती है, ओपिनियंस बदलते हैं, डिसीजंस में फर्क आता है, बट देयर इज ऑलवेज रिस्पेक्ट कि हम एक दूसरे की बात बड़ी गहराई से सुनते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं, फिर अमल करते हैं, जो हमें दोनों को ठीक लगे वैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। सो इन दैट रिस्पेक्ट यू नो अगेन फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो तीसरी बात फ्रेंडशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन, जो हम लोग ने काफी उस पर कॉन्शियसली ध्यान दिया है कि हम एक दूसरे के साथ हर बात कम्युनिकेट करें और ढंग से करें। यूं नहीं कि मन में आई वो बात बोल दी, कैसे बोलनी है, कब बोलनी है, ये सब चीज ध्यान में रख के हमारी सारी जितनी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना, हमने बड़ा इस पे काम किया और नाउ इट्स बिकम क्वाइट सिंपल आई गेस, नहीं मेघना? वेयर इट इज एंड वी आर अ ग्रेट टीम, इट्स अ टीम एफर्ट, यू नो। It is a team effort. I guess yeah, that's the biggest lesson. And in one word, मेघना summed it up कि जो शादी है वो एक टीम एफर्ट है। कोई भी मैरिज अगर सक्सेसफुल होनी है तो वो एक टीम एफर्ट के हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है एक दूसरे के, एंड दैट्स हाउ वी मूव थ्रू लाइफ। लाइक एक नाव में जैसे दो चप्पू होते हैं, दो जन को वैसे ही दोनों चप्पू या तो साथ में चलाने पड़ते हैं या अलग अलग टाइमिंग पे चलाने पड़ते हैं, पर चप्पू दोनों चलने चाहिए। एंड that's what life is about. So I think Meghna and I are the two oars of the same boat called love. Can't agree more. So that's about it. Meghna और मेरी तो ये प्रेम कहानी रही। I hope इससे किसी को इंस्पिरेशन और मे बी दो बातें सीखने मिली हो। But thank you for having us over and it was a great pleasure to share our little story with everyone. Thank you. Thank you. भाई क्या स्वीट स्टोरी थी, ना कोई झंझट ना कोई ड्रामा, फुल टू क्यूट। एंड में जो हमें ये दोनों सिखा के गए हैं ना अबाउट फ्रेंडशिप, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। खैर, अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्या पता आप भी किसी टैक्सी में हो अपनी इंटर्न के साथ, समझे या नहीं? बाय बाय। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। हेलो दोस्तों, हाल ही में मुझे पता लगा कि यहाँ पे सब लोग अपनी दिल की बातें, अपनी लव स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी अपनी दिल की बातें शेयर कर दूं। मेरा नाम है आदेश और मैं एक राइटर हूँ। तो एक दिन ना मुझे लव स्टोरी लिखने का असाइनमेंट मिला था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे लव स्टोरी लिखने में इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे कमरे में थी बस क्लासिक बुक्स ही बुक्स और मुझे बुक से बहुत लगाव था। हिस्ट्री, वॉर, क्राइम, साइकोलॉजी। मैं कुर्सी पे बैठा ना बस टेबल पे पैर रखे हुए बुक्स ही पढ़ता रहता था। दुनिया भर के न्यूज़पेपर और ई न्यूज़ का कलेक्शन था मेरे पास, बस जो नहीं थी ना तो वो एक लव स्टोरी। पैसे अच्छे मिले ना तो बंदा कुछ भी लिखने का मोटिवेशन ले ही आता है। अब मोटिवेशन तो आ गया, पर ये कलम कैसे आगे बढ़े। अब प्यार मुझे कभी हुआ ही नहीं था, लगाव भी था, और लगाव तो आपको कुत्तों और बिल्लियों से हो ही जाता है अगर उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो तो ये प्यार नाम की चीज को ना लोग इतना ओवर इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं मुझे कभी समझ नहीं आया। जाने कितनी रातें निकल गई लैपटॉप के सामने बैठे बैठे,
दिमाग में तो भाई कुछ आ ही नहीं रहा था। मैंने ना शेक्सपियर से लेके जितने भी राइटर्स दिमाग में आए सब पढ़ लिए। लव स्टोरी वाली बेहुदा फिल्में तक देख ली भाई। लेकिन मैं 20 मिनट से ज्यादा ना सच बताऊं उनको झेल ही नहीं पा रहा था। मुझे वो हीरो हीरोइन वाला रोमांटिक ट्रीटमेंट पसंद ही नहीं आया भाई। अब मुझे मेरी स्कूल टीचर याद आई। उनका नाम था स्वर्णलता। केमिस्ट्री पढ़ाती थी मुझे। बड़ी प्यारी आंखें थी उनकी। पर मेरा ना दिल टूट गया जब मैथ्स टीचर ब्रिजेश के साथ उनके अफेयर की खबर मैंने सुनी। एक बार बस में जब मैं उनके साथ जा रहा था ना, स्पीड ब्रेकर की वजह से धक्का लगा और मैं उनकी सीट पे जाके गिर गया। वो मुस्कुराई और वहीं ये सख्त लौंडा पिघल गया। मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक था, माँ का प्यार, जिसमें कोई बंधन या कोई भी कंडीशन नहीं होती। जब तक आप किसी इंसान को वैसे नहीं चाहते जैसे वो आपका एक हिस्सा हो, उस प्यार का कोई मतलब नहीं। लोगों को भले ही लगता हो प्यार में फीलिंग्स होती हैं, पर इनमें ना यार कई ज़्यादा हार्मोन्स, न्यूरॉन्स, एटम्स, वाटर, मिनरल, सनलाइट, ये सब कुछ है भाई। पर एक सुबह मुझे पता चला कि मेरी माँ जा चुकी है। मेरी माँ और पिताजी का डिवोर्स हो गया था। रात में मैं उनके साथ ही उनकी गोद में लेटा था और सुबह वो चले गईं। काश मेरी नींद बीच में खुल गई होती तो मैं उन्हें रोक लेता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रात वो हमेशा के लिए चली गई और मुझे मेरे पिताजी के पास छोड़ दिया। उस इंसिडेंट के बाद बहुत से क्लासमेट्स ने, जाने और कितने लोगों ने मुझे आई लव यू कहा। बेहतरीन ढंग से प्रपोज भी किया, पर मैंने किसी को हाँ नहीं कहा। और फिर मैं मिला आयशा से। मैं एक होटल में गया था, वो मेरे बगल से निकली। हमारी 1 सेकंड के लिए नजर मिली और मुझे एक करंट सा लगा। ये लड़की ना कुछ इंटरेस्टिंग थी, एक्चुअली कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग थी। मैंने उसके पास जाकर उससे बात करने का सोचा ही था कि पता चला वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई है। वो जब चल रही थी तो ऐसा लगा आसपास सब कुछ स्लो हो गया, जैसे फिल्मों में होता है। मेरे 2-3 दोस्त जो वहां पार्टी में थे वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें लगा मेरा पेट खराब है। इतने में कि मैं आयशा से बात कर पाता वो गायब हो गई। मैं घर आया तो मेरे दिमाग में बस वही घूम रही थी। 2-3 बार रास्ते में तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। हाँ ठीक है, चलो मैं मान गया, दुनिया में इनडायरेक्टली आपके लिए जो लोग बनाए गए हैं वो आपको मिल ही जाते हैं, पर ये ऐसी ऑकवर्ड अजीब सिचुएशन में ही क्यों मिलते हैं? नॉर्मली अच्छे से क्यों नहीं मिल जाते? जैसे आप किसी दुकान पे सब्जी खरीदने गए और आपको आपका प्यार मिल गया। इसकी वजह है लव स्टोरीज। पहले लोगों को ना सब्जी की दुकान पर भी लव मिलता होगा, पर अब ऐसी कहानियां सुन सुन के, फिल्में देख देख के और शेक्सपियर पढ़ा पढ़ा के ना लोगों का दिमाग खराब कर दिया गया। और अब वो उस रूहानी मुलाकात का इंतजार करते रहते हैं जिनमें उनको करंट सा लगे। अब प्रॉब्लम ये भी थी कि मैं आयशा के बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैंने मेरी इमेज ना काफ़ी सख्त लौंडा टाइप बना रखी थी। उस इमेज में मैं किसी से लव, इश्क, मोहब्बत की बातें नहीं करता था। अब मैं इस इमेज से बाहर कैसे निकलूं? अपने दोस्त लोग कैसे होते हैं आप सबको पता ही है, वो राई का पहाड़ बना देते हैं। खैर अब मुझे उसे ढूंढना था, पर कैसे ढूंढूं? कुछ अता पता नहीं था उसका। मैं हार मानने वाला ही था कि दिमाग में आया कि मैं बाबा आदम के ज़माने में तो रह नहीं रहा, हमारे पास इंटरनेट है। उस दिन पार्टी वाले होटल में कितने लोगों ने चेक इन किया सब पता चल सकता था, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसका नाम लिस्ट में ही नहीं मिला। इश्क वाली फीलिंग। आज हम सुन रहे हैं आदेश और आयशा की कहानी लव स्टोरी। आदेश को असाइनमेंट मिला है लव स्टोरी लिखने का, पर उसने कभी लव स्टोरी लिखी ही नहीं और ना ही कभी वो प्यार में पड़ा है। आदेश को होटल में आयशा दिखी और कुछ करंट सा लगा है, पर उसे ना तो आयशा का नाम पता है और ना और कुछ। क्या होगा अब आदेश की इस असाइनमेंट का और उसकी लव स्टोरी का? चलिए सुनते हैं क्या होता है आगे। मैंने और भी पार्टीज अटेंड करना शुरू कर दिया। एक मैराथन अटेंड की क्योंकि उसमें सब यंग एंड फिट लोग आते थे। वो तो नहीं मिली, पर मुझे उसका बॉयफ्रेंड एक पार्टी में ज़रूर मिल गया। वो एक जगह अकेला बैठा था
मैं भी उसके साथ जाके बैठ गया। अब जैसे ही म्यूजिक लाउड हुआ, हम दोनों का मन किया कि नाचा जाए। हम दोनों फ्लोर पे पहुंच गए। हमने बहुत जम के अपना बाराती डांस किया। अब उसका बॉयफ्रेंड ना दूसरी लड़कियों के साथ डांस करना चालू हो गया। इतने में मुझे आयशा दिखी। वो अपने बॉयफ्रेंड को ही ढूंढ रही थी। मैंने बताया वो तो दूसरी लड़कियों के साथ बिजी है। मैं ये सब बात उससे कर रहा था, पर नज़र ना उसकी ड्रेस पर भी थी। उसने सफ़ेद सी ड्रेस पहनी थी। बाय गॉड, मैंने कभी किसी कहानी में ना मेरी एक्ट्रेस के कपड़ों के बारे में नहीं लिखा था। मैं बदल रहा था। मुझे उसकी ड्रेस तक याद है। उसके खुले बाल थे। उसके बॉयफ्रेंड को हमने वहाँ क्लब में ही छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? उसने कहा, क्यों नहीं। फिर हम छत पर आ गए। शानदार नज़ारा था। आज तारे ज़्यादा टिमटिमा रहे थे। टूटता तारा भी निकला था हमारे सामने से। और तब वो मुझे देख मुस्कुराई भी थी। तो जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच पर होनी चाहिए, तो मैंने उसे मेरे लव स्टोरी वाले प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। डेडलाइन सर पे थी और मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे कहा कि योगा करूं। योगा से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। 1 सेकंड के लिए मुझे बाबा रामदेव की याद आ गई कि अब तो योगा से ही होगा। उसके बाद वो बोलती गई, बस बोलती गई और मैं सुनता रहा। मैं कहीं खो गया था। 1-2 बातें मैंने शायद मिस भी कर दी हूँ। थोड़ी देर तो मैं उसके ग्लॉसी लिप्स भी देखता रहा। हमारे बीच ना वो होता है ना यार, एक मोमेंट सा बन गया था। हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए और फिर मैंने उसको उसके घर छोड़ दिया। इस सब के बाद हम डेट पर गए। मैं हर चीज़ लिखता जा रहा था कि एक कैरेक्टर को एक फ्रेंडली डेट पर क्या करना चाहिए। सोचिए, मैंने बहुत कुछ लिखा था। बहुत से वर्ड पेजेस डिलीट भी किए थे। वहाँ मैंने उसे बताया कि मैं उसे लाइक करता हूँ। उसने ना मुझे कुछ कुछ डांट सा दिया। उसने बोला कि वो उसके बॉयफ्रेंड का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती और थोड़ी देर में वो चली गई। मैं बस उसी चेयर पे बैठा कॉफ़ी पे कॉफ़ी पीता रहा। मुझे घर जाके मेरी माँ की याद आई। वो भी कुछ ऐसे ही उठकर चली गई थी और पापा अकेले अपने सोफे पर बैठे रह गए थे। अगले दिन मैं क्रिकेट खेलने गया। अपना गुस्सा उतारने के लिए मैं जितनी तेज बॉलिंग कर सकता था ना, उतनी तेज बॉलिंग की। मेरा हाथ उतर गया, तब जाकर मैं रुका। उस रात ना मैं सो ही नहीं पाया। मुझे उसके घर का एड्रेस मिल ही चुका था। मैं गार्डन से होते हुए उसके कमरे में पहुंचा, एकदम किसी चोर की तरह। 1 बज रहा था। उसके कमरे में कोई नहीं था। कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी। नीचे देखा तो वो अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। आज उसका बर्थडे था और मुझे पता ही नहीं। और उसने मुझे बताया क्यों नहीं? पर मैंने उससे पूछा भी तो नहीं। मैंने उसे उसके घर से ही कॉल किया और उसे कहा कि उसके कमरे में उसका सरप्राइज़ है। वो अपने कमरे में आई और वहाँ मैं उससे मिला। और उसने न जाने क्यों उस दिन मुझे ज़ोर से हग कर लिया। वो सुंदर सी ड्रेस में इतनी कमाल दिख रही थी कि क्या ही बताऊं। और वो हग ना पूरी तरह इमोशनल था। मैं उसे बस इसी तरह गले लगाए रखना चाहता था। फिर थोड़ा मोमेंट सा बना और सब स्मूथ सा चलने लग गया। फिर उसने कहा, इसके आगे कहाँ जाएंगे? उसने बताया उसने मेरे साथ ये सब इतना आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से गुस्सा थी कि उसने उसके बर्थडे पर कुछ भी स्पेशल नहीं किया। इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली मेरे पास नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड अभी भी था। हमारे बीच ये रिलेशन बहुत जल्दी हो गया था। अब कोई और ऐसा ही अमेजिंग रिलेशनशिप फिर स्टार्ट हो गया तो हम क्या कुत्ते बिल्ली की तरह यही अमेजिंग खेलते रहेंगे? इस सब का जवाब ज़रूरी था मेरे रिलेशन के लिए भी और असाइनमेंट के लिए भी। अगली बार वो जब मुझसे मिली ना, तो पता चला उसकी रिंग फिंगर में रिंग थी। वो मुझसे सॉरी बोली और बोली कि ये रिलेशन ना सब एक गलती से स्टार्ट हो गया था। मुझे गुस्सा आ गया। लगा कि यार क्या ही बोलूं इस लड़की को। मैं हाथ उठाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं उन इंसानों में से नहीं जो हाथ उठाए। मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे सेक्रीफाइस का आइडिया समझाया। वो बोले सच्चा प्यार और केयर उसके लिए यही होगी कि मैं उसे उसके बॉयफ्रेंड से शादी करने दूं। पर जितनी देर मैं उसके साथ रहा, हमने जितने भी मोमेंट साथ जिए ना, मुझे लगा वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है।
उस दिन ना मैं उसी क्लब में दोबारा गया जहाँ पे मैं उसे पहली बार मिला था, और वहाँ अकेले बैठा बस रोए जा रहा था। फिर मैं वहाँ से निकला और घर पहुँचा। मेरे नहीं, उसके। उसको बहुत बोला कि वो सिर्फ मेरे से प्यार करती है क्योंकि उसके हिसाब से मैं बेस्ट हूँ। वो बोली नहीं, तुम बेस्ट नहीं हो। मैं बोला कि यार मैं हूँ। उस रात फिर आगे क्या हुआ मुझे पता नहीं। सुबह जब मैं उठा ना तो सड़क के पास वाली बेंच पर पड़ा हुआ था। सच में प्यार की चोट ऐसी होती है ना कि तुम्हें नहीं पता होता कि तुम कहाँ हो, किससे क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो। तो सुबह जब मैं उठा तो जो सब लिखा था सब कुछ पढ़ा। हाँ, ये कहानी अच्छी रोमांटिक लव स्टोरी थी, पर कुछ तो मिसिंग था। अच्छी एंडिंग। उसके बिना ना मन नहीं लग रहा था। पूरा एक हफ्ता निकल गया। जब रहा नहीं गया तो मैं उसके घर पहुंचा। देखा तो बाहर लॉक था। पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि आज उनके घर पे शादी है, इसलिए वो होटल गए हुए हैं। और ये वही होटल था जहाँ पे हम पहली बार मिले थे। उस दिन बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं गाड़ी छोड़ के भागते भागते होटल तक पहुंचा। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी था। जब वहाँ पहुंचा तो देखा वहाँ उसकी फैमिली के सब लोग हैं, मगर वो नहीं है। मैंने चुपके से मैनेजर से पूछा तो पता चला कि दुल्हन होटल आने से पहले ही भाग गई है। तो भाई मुझे लगा कि उसका कोई और बॉयफ्रेंड भी रहा होगा जिसके साथ वो भाग गई। मैं वहाँ से टूटा दिल लिया लौटा और उस छत पे गया जहाँ मैंने बताया था ना कि हमने टूटता तारा देखा। वो वहाँ छत पे अकेली दुल्हन बनी बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। मैं भी उसके साथ बैठना चाह रहा था। देखा कि वो रो रही है वहाँ पे। मैंने पूछा क्या हुआ। वो बोली पता नहीं, लेकिन उसके उस बॉयफ्रेंड को हस्बैंड के तौर पे इमेजिन नहीं कर पा रही थी। मैंने पूछा कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है क्या साथ में। उसने कहा हाँ, अगर मैं अपनी हर कहानी का हीरो खुद को ना समझूं तो। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आयशा तो मुझे उसकी लाइफ का हीरो मानने को तैयार थी, और मेरे भी दिल से जवाब आया हाँ, अगर मुझे किसी को अपनी कहानी का हीरो मानना है तो वो आयशा ही होगी। वैसे भी शादी वाले दिन भाग के आने वाला हीरो ही हो सकता है। तो मैंने और आयशा ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब इससे फायदा मुझे ये हुआ ना कि मेरी लव स्टोरी वाले असाइनमेंट को हैप्पी एंडिंग मिल गई, और अब मैं अपनी कहानियों का हीरो खुद को नहीं मानता। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आयशा ने मेरा राइटिंग करियर सेट कर दिया। राइटिंग से इश्क भी जारी है और बीवी से भी। आपका इश्क जारी है या नहीं? वैसे अच्छा तरीका है ना, लव स्टोरी लिखते लिखते प्यार भी कर लो। आपकी लाइफ भी सेट और प्यार का मजा भी। आयशा ने आदेश की लाइफ में आकर उसकी कहानियों में कितने सारे पर्सपेक्टिव्स ऐड कर दिए और उसे रोमांटिक होने का मतलब समझा दिया। आप भी अपने प्यार का असाइनमेंट पूरा कर लीजिए और बस सुनते रहिए ऐसी सच्ची कहानियां ऑन इश्क वाली फीलिंग्स। इश्क वाली फीलिंग। 8 इश्क वाली फीलिंग। आपको पता है, बहुत सी छोटी छोटी चीज भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बस एक छोटे से भी छोटे पल की जरूरत होती है, हवा के झोंके से भी हल्के। फिर आपके सामने फ्यूचर के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर भी हमें एक सिंगल स्टेप लेने में डर लगता है कि ये दरवाजा हमें कहां ले जाएगा। डर हमें सताने लगता है। कुछ लोग होते होंगे जो ऐसे वक्त पर एकदम से आगे बढ़ जाते होंगे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने हर कदम फूंक फूंक के डर डर के रखा था। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है। मैं पुलिस में था। मुरैना में मेरी पोस्टिंग रह चुकी है। डकैतों वाला इलाका है। जिन्हें लगता है अब डकैत नहीं होते, उन्हें मुरैना जरूर जाना चाहिए। हमें रोज ये खतरा होता था कि हम अपनी चौकी तक भी पहुंचेंगे या नहीं। चारों तरफ नजर रखनी होती थी। कहीं से भी किसी टाइप का हमला हो सकता था। हम पुलिस में जरूर थे, पर चौकन्ना हमें आर्मी जितना रहना पड़ता था। जाने कितने साथियों को हम खो चुके थे। कई बार लगता था हम जिंदा हैं, यही अच्छी किस्मत है। हमारे हाथ पैर सही सलामत है, यही काफी है। इस बार मैं घर पर लंबी छुट्टी पर आया था।
देख रहा था आसपास सब कितना बदल चुका है। आज बाजार में टहलने के लिए निकला ही था कि ग्रीन साड़ी पहने हुए एक लड़की से टकरा गया और उसने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। वो बहुत सारी सब्जियां साथ में लिए हुई थी। मैंने उससे पूछा कि मैं मदद कर दूं। उसने एक थैला मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उससे पूछा कि घर में कोई प्रोग्राम है क्या, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां आपने ली है। उसने कहा उसके घर में हर रोज इतनी सब्जियां बनती हैं। मुझे लगा काफी बड़े घर की लड़की होगी। उसने सब्जियां एक ऑटो में रखी और चली गई। देखिए, आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करता हूं, पर मेरा मन हुआ इस लड़की का पीछा करने का, उसे और जानने का। मैंने भी एक ऑटो किया और उसके पीछे पीछे गया। वो एक वृद्धाश्रम में चली गई। अब मुझे समझ आया कि उसके घर इतना खाना क्यों बनता है। इस लड़की का नाम रसिका है और ये यहीं पैदा हुई थी, इसी वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम के बाहर एक बोर्ड लटका हुआ था। मैंने देखा कि वहां एक वैकेंसी थी। उन्हें वॉलंटियर चाहिए था जो वृद्धाश्रम में मदद कर सके। मुझे लगा यहां छुट्टियों में फ्री हूं, बड़ों की थोड़ी सेवा करूंगा, अच्छा लगेगा। यहां काम करके शायद मुझे थोड़ा सुकून मिले। मेरे माँ बाप को मैं 4 साल पहले ही खो चुका था। यहां इतने सारे बूढ़े लोग थे जिन्हें अपने बेटे बेटियों ने घर से निकाल दिया था। वो तो बस प्यार चाह रहे थे। गोलीबारी और हर पल मर जाने के डर से दूर ये दुनिया कुछ दिन जीना अच्छा होगा। मैं अगले ही दिन वहां पहुंचा। रसिका वही थी। मैंने उसे बताया कि मैं वॉलंटियर करना चाहूंगा। उसने मेरा बैकग्राउंड पूछा। मैंने सब बताया। उसे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि अच्छा खासा सेटल्ड पुलिस वाला आदमी छुट्टी पर आकर यह सब क्यों करना चाहेगा। पर मेरे दिमाग में कितनी उथल पुथल मची हुई थी यह तो मैं ही जानता था। रसिका ने कहा, ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से मेरा काम शुरू हुआ। जितना आसान सोचा था उतना था नहीं, क्योंकि कभी भी यहां किसी की भी तबीयत खराब हो जाती थी। उन्हें उल्टियां हो जाती थी। सब साफ करना होता था। सबको एक वक्त पर टॉयलेट ले जाना होता था। इसको संभालू कि उसको संभालू, समझ ही नहीं आता था। रसिका सबकी दवाइयों के सही टाइम का सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी। किसी को यहां डायबिटीज था तो किसी को घुटने की प्रॉब्लम। सबकी अलग अलग बीमारी, सबके अलग अलग इलाज। रसिका के साथ काम करके अपने काम को अच्छे से एंजॉय करना सीखा मैंने। इसे प्यार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे के लिए दिलचस्पी बढ़ गई थी। जन्नत अगर कहीं है तो यही थी। सिर्फ मदद ही नहीं, यहां बहुत सी खुशी भी थी। मैं यहां बहुत दिनों बाद सांप सीढ़ी खेला, लूडो खेला, शतरंज खेलकर तो पापा की याद आ गई। मेरे पापा अपने दोस्तों को बुलाकर शतरंज खेला करते थे। उनको देख देख कर मैंने शतरंज सीखा। उसके बाद पापा और मैं एक साथ शतरंज खेलने लगे। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो 1-2 गेम पापा से जीत जाया करता था, पर पापा को शतरंज में हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो गुस्सा हो जाते थे। मैंने उनसे जानबूझकर हारना शुरू किया। इस हार की वजह से हमारी दोस्ती हो गई थी। इसी तरह दादी ने मुझे ताश खेलते वक्त चीटिंग करना सिखाया था। वो मुझे बताती थी कैसे कब दूसरे के पत्ते देखने हैं और इशारों इशारों में अपने पार्टनर्स को यह बताना है कि कब लाल पान उसके पास आया है और कब काला। यहां ज्यादातर लोग मेरे दादा दादी की उम्र के ही थे। मुझे और रसिका को इस तरह साथ काम करते देख वो लोग हमें चुपके चुपके छेड़ भी देते थे, जबकि उस वक्त हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था। होली का दिन आया। होली के त्योहार का अलग ही मजा होता है। पुरानी जनरेशन के लोगों को इस त्योहार का असली इंपॉर्टेंस पता है। रसिका और मैंने मिलकर प्लान बनाया कि इस होली को हम फैंसी ड्रेस में मनाएंगे। हम सब लोगों के लिए फैंसी ड्रेस लेकर आए, सबके लिए मास्क लेकर आए। सबने एक दूसरे के साथ लाउड म्यूजिक पर डांस किया। वहां कुछ बूढ़े कपल्स भी थे। उस दिन हम सब ने एक दूसरे को रंग लगाया। सबने थोड़ी थोड़ी भांग भी पी। रसिका और मैंने उस रात नशे में बहुत सारी बातें की। भांग पीकर वैसे भी दुनिया बड़ी धीमी धीमी लगने लगती है। रसिका के साथ इस तरह धीमे धीमे बहकर अच्छा लग रहा था। यह सब हमने मिलकर प्लान किया था। जिस सुकून की तलाश में मैं वहां आया था वो मुझे वाकई मिल रहा था। उस रात रसिका ने अपने भाई के बारे में बताया। वो भी फोर्स में था। एक बार जब बाढ़ का टाइम था, स्पेशल टास्क फोर्स में उसे लगाया गया था। बहुत लोगों की जान बचाई उसने, पर खुद की जान नहीं बचा पाया। रसिका को फोर्स से इसीलिए डर लगता था, न जाने अपना कोई कब छोड़कर चला जाए। आपने देखा या सुना होगा, हर साल कितने फोर्स के लोग अपनी जिंदगी सिविलियंस को बचाने में खो देते हैं।
सिर्फ कैलेंडर बदल रहा है हर साल, हालात वहीं के वही हैं। बस मरने के लिए सबसे आगे फोर्स के लोगों को कर दिया जाता है। फोर्स के लोगों को तो फिर भी शहादत मिल जाती है, पर पुलिस की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है। ये सब बातें रसिका के साथ साथ अपने आप मेरे मुंह से निकल गई। कुछ है उसमें कि अपने आप इमोशन बाहर आने लगते हैं। मुझे हमेशा से आदत थी सबसे पुलिस वालों की तरह बात करने की, हर बात में डंडा दिखाने की, थोड़ा रौब जताने की। यही आदत मुझे मिसबिहेव करने के लिए मजबूर करती थी। हाँ, एक बात तो तय है, यहां मैंने रसिका के साथ प्यार से बात करना सीखा। इश्क वाली फीलिंग, स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं अनुराग और रसिका की कहानी, छोड़ आए हम वो गलियां। अनुराग पुलिस में है। उसने इस लाइफ में बहुत ब्रुटैलिटी देखी है। इस बार वो लंबी छुट्टी लेकर अपने गांव आया है और उसकी रसिका से मुलाकात हुई, जो एक ओल्ड एज होम में काम करती है। अनुराग भी यहाँ छुट्टियों में रसिका की मदद करने लगा है। दोनों करीब आ रहे हैं और अनुराग को नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। रसिका हर महीने सबके लिए एक योगा ट्रिप भी प्लान करती थी। इस बार मुझे उन सबके साथ जाने का मौका मिला। यहाँ सिर्फ योगा ही नहीं बल्कि ध्यान करना भी सिखाया गया। हालांकि मुझे ट्रेनिंग करते वक्त ध्यान करना सिखाया गया था, लेकिन पता नहीं ये अच्छी चीजें ट्रेनिंग करने के बाद क्यों बंद हो जाती है। यहाँ इस ट्रिप पर हमने सिर्फ फल ही खाए 2 दिन तक और नदी के ठंडे पानी में नहाए। यहाँ पास में एक वाटरफॉल था जिसके नीचे मैं 5 मिनट तक खड़ा रहा। ठंडा पानी मेरे सिर पर गिरता रहा। 5 मिनट में मेरी पूरी जिंदगी जैसे रिवाइंड हुई थी। यहां आने से पहले सिर्फ 2 तरह के लोग मुझे समझ आते थे, या तो क्रिमिनल या फिर जिन्होंने कोई क्राइम न किया हो। रसिका हर एक इंसान को उसकी खूबियों के हिसाब से ट्रीट करती थी। उसे डाइवर्सिटी का असली मतलब पता था। आपको यकीन नहीं होगा, ये लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे थे पर यहाँ कभी कोई लड़ाई आपस में नहीं हुई। छोटी मोटी नोकझोंक होती थी, पर ये तो क्लोज लोगों में होती रहती है ना। मैं जब अपनी चौकी में रहता था तब हर दम हमारे ईगो क्लैश हुआ करते थे। आपको शायद पता ना हो, पर कभी जाकर देखिए पुलिस वाले किस डिप्रेशन से गुजरते हैं। डर लगा रहता है कब कौन किसके साथ मिला होगा, कौन सा पॉलिटिशियन आकर क्या उल्टा काम हमसे करवाएगा। हम आपस में इस डर से खुल के बात भी नहीं कर पाते। हर बात में ट्रांसफर का डर, नहीं तो अपने वाले ही किसी केस में फंसा देंगे। खैर, यहां आकर इतनी ज्यादा इंसानियत देखकर अपच सी हो रही थी। यकीन सा नहीं होता था कि लोग एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं। इनमें से ज्यादातर के बेटों ने शादी के बाद अपनी दुनिया बसा ली थी। मेट्रो सिटीज में रह रहे थे। अपने पेरेंट्स से रोका टोकी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो अपने शर्तों पर जीना चाह रहे थे। किसी भी पेरेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपने बच्चों को छोड़ ओल्ड एज होम में आकर रहे, पर मजाल है कि यहाँ के किसी भी पेरेंट के सामने उनके बच्चे की बुराई कोई करके दिखा दे, खून खौल जाता था उनका। गुस्से में हाथ की छड़ी मारने लग जाते अगर कोई रोके ना तो। ये प्यार का बेस्ट फॉर्म था। लोग बोलते हैं इश्क मोहब्बत, तो फिर ये क्या है? ये किस तरह का लगाव है कि जो आपकी जिंदगी की वाट लगा दे, उसके बावजूद आप उसके अपोज में 4 शब्द भी ना सुन पाए। रसिका बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों से बहुत सेंटी हो जाती थी। यहां आए हुए कितने लोगों को उसने पल भर में जाते देखा था। उसे नहीं पता था कि जिसकी देखभाल वो आज कर रही है वो कल रहेगा भी या नहीं। इसलिए वो सबके साथ एक एक दिन जीने की कोशिश करती थी। मौत तो मैंने भी बहुत देखी थी, पर उस मौत और इस मौत में बहुत अंतर होता है। जब आपको लगे कि आप अपनों के बीच हैं, दिल में दर्द हो और मौत हो जाना अलग बात है, और पुलिस की गोली खा के मरना एकदम अलग बात है। अब मेरा यहां से वापस जाने का मन नहीं था। एक तरफ थी सरकारी नौकरी, पेंशन, वर्दी का रौब, और दूसरी तरफ सुकून। जाने कितने लोग मरते हैं, 5-5 साल तैयारी करते हैं कि उनकी पुलिस में जॉब लग जाए। मेरा सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल से हुआ था, पर अब 10 साल की नौकरी के बाद सब बदल चुका था। लेकिन अब मन था एक्चुअल में पब्लिक सर्विस करने का। जितना मुझे समझ आया कि पुलिस को जिस हिसाब से बनाया गया है, उसका सिर्फ नाम पब्लिक सर्विस के लिए यूज होता है। ये सब जानने के बाद मैं कैसे नौकरी कर सकता था?
इस सब का सॉल्यूशन मुझे एक ही जगह से मिल सकता था। मुझे जब रात में नींद नहीं आ रही थी तो मैं रसिका के पास गया। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी रात में उसके पास आऊंगा। वो थोड़ी सी डर गई थी, पर मैं उसके पास गया और दिल खोलकर अपनी बात सामने रख दी। रसिका मुझसे बोली, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम अपने दिल की बात खुलकर मुझे बोल पाओ। उसे भी इतना अंदाजा तो था कि अचानक कोई इस तरह इतने मामूली काम के लिए वॉलंटियर करने तो नहीं आ जाता। कुछ तो उथल पुथल मची होगी मेरे मन में, जो मैं ऐसे ही आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर रसिका मेरे हर कदम पर नजर रखे हुए थी। उसे पता था कब किस इंसिडेंट पर मैं क्या सोच रहा हूं। कोई मेरे मन में होने वाली बातों को समझ सके। मैं क्या, फोर्स में होने वाला हर इंसान यही चाहता है कि उसे बस कुर्बान होने वाला बकरा न समझ के इंसान माना जाए। वो सर उठा के बराबरी से बाजार में निकले और उसे लोग गलत न कहें, बल्कि अपने दोस्त की नजर से देखें। पर चाहने और असल में बहुत अंतर होता है। यही अंतर जो शायद मेरी इस जिंदगी में कम नहीं होगा। ये मुझे अंदर से खा रहा था। रसिका ने मुझे वो जवाब दे दिया था जो मेरा मन तो मुझसे कह रहा था, पर मैं किसी और से सुनना चाह रहा था। रसिका ने कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। उसने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि जब तुमने फोर्स ज्वाइन की थी तब तुम कुछ और इंसान थे, लेकिन अब बहुत अलग हो गए हो। देखो, इस कंफ्यूजन के साथ नौकरी करना बहुत गलत है, ऐसा रसिका ने कहा। आप कभी भी अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे अगर आप उसके दलदल में फंसा हुआ महसूस करते हो। रसिका की बात सही थी। मैं अब वो इंसान नहीं हूं। मैं इस जिंदगी में रसिका का कभी शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा। मैंने अब पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। मेरी आगे की जिंदगी पुलिस की नौकरी के लिए नहीं थी। इस ओल्ड एज होम के बाहर ही मैंने मेडिकल स्टोर खोला है, जहां मैं सस्ती दवाइयां बेचता हूं बिना किसी डॉक्टर के दबाव में आए हुए। मैंने मेडिकल के लिए कुछ अच्छे लड़के हायर किए हैं। रसिका और मैंने अब तक शादी नहीं की। हाँ, पर जल्दी कर लेंगे। प्यार तो हमारे बीच है ही। ये मैं भी जानता हूं, वो भी जानती है। यहां रहने वाला हर एक बूढ़ा इंसान जानता है रसिका और मैं यहां बहुत खुश हैं। तो ये थी मेरी कहानी जो वृद्धाश्रम से जुड़ी है। तो चलो दोस्तों, मैं निकलता हूं बड़े बूढ़ों की सेवा करने। तो सुना आपने इश्क वाली फीलिंग्स। अनुराग की बात कितनी सच है ना। 18-19 साल की उम्र में हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लें। क्या हम इतने मैच्योर हो जाते हैं उस वक्त? बहुत बाद में समझ आता है कि असल में हम किस काम के लिए बने हैं, कहाँ हमें सुकून मिलता है, किसके साथ हमें सुकून मिलता है। अनुराग को ये सुकून रसिका के साथ मिला, और आपको? बस ऐसे ही और प्यारी और सच्ची कहानियों के लिए सुनते रहिए इश्क वाली फीलिंग्स। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Eight. Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम है इशिका। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम सुनील है। शेट्टी जैसा बॉडी बिल्डर नहीं, बल्कि एक चार्मिंग सा बॉय। मुझे पहली बार ये फ्लाइट में मिला था। मुझे तो फ्लाइट में उल्टी आती है आज भी। मैं अपना मुंह रुमाल से छुपाकर बैठती हूँ, कान में रुई ठूस के। जब ये फर्स्ट टाइम दिखा था तो ये एयर होस्टेस पर लाइन मार रहा था। वैसे वो एयर होस्टेस एक नंबर थी। अगर मैं लड़का होती तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाती। वैसे मैंने भी एयर होस्टेस बनने का एग्जाम दिया था, पर मेरी हाइट थोड़ी कम है, इसलिए रह गई। फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, तो ट्राई नहीं किया और जगहों पर। और कमाल की बात तो ये है कि वो एयर होस्टेस एक नंबर की चालाक थी, कुछ कम नहीं थी। वो भी लाइन देने में लगी हुई थी। थोड़ी ही देर हुई थी कि दोनों दोस्त बन गए। रात में जब मेरी नींद खुली, दोनों दोस्त की तरह बातें करने लगे। मतलब फ्लाइट में भी ऐसा हो जाता है क्या? सुनील के साथ मेरा किस्मत कनेक्शन कुछ अजीब था। ये लड़का मुझे बार बार मिल जाता था। अगली बार मुझे ये होटल की मैनेजर से फ्लर्ट करते दिखा। दिल ही दिल में तो मैं भी यही चाह रही थी कि ये लड़का मेरे साथ आके फ्लर्ट क्यों नहीं करता। मैं इसके आसपास ही घूमती रही, पर मेरा नंबर बहुत बाद में आया।
शायद पहले मैं ज्यादा शानदार कपड़े नहीं पहनती थी। वो क्या है ना, ट्रेडिशनल वियर के चक्कर में कई बार लोग मुझे साउथ इंडियन समझ लेते थे पहले, इसलिए मैंने अब ये छोड़ ही दिया। मुझे एक दिन एक अंकल टल्ली होकर उल्टियां करते दिखे। तभी सुनील वहां पापा पापा चिल्लाते आया और वो अपने पापा को गोद में उठाकर लेकर गया, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। ये हमारी पहली छोटी सी मुलाकात थी। मैं सुनील के पापा से मिलकर समझ तो गई कि बेटे में ये लक्षण कहां से आए हैं। बहुत जल्दी पैदा हो गया था ये, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। बाप और बेटे को साथ में खड़ा कर दो तो दोनों भाई लगे। बस 2-4 बाल एक्स्ट्रा सफेद थे उनके, बिल्कुल इसी के जैसे, बिंदास। मैंने सोशल मीडिया पर एक ऐड डाला कि मुझे एक रूममेट चाहिए। एक लड़की पायल आई, मुझे ठीक ठाक लगी तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। उसने डिपॉजिट जमा किया और अगले दिन से हम लोग साथ रहने लगे। एक दिन बातों बातों में उसने मुझे बताया कि एक लड़का उससे रास्ते में बीच में रोककर ऐसे बातें करने लगा जैसे उसे बरसों से जानता हो। मैंने सुनील का हुलिया बताया तो वो बोली, हाँ कुछ दिखने में वैसा ही था। मैं समझ गई कि ये लड़का मुझसे लात खाए बिना मेरी जिंदगी में टकराना बंद नहीं करेगा। और मजे की बात पता है क्या है, मेरी रूमी एकदम देसी थी। देसी तो मैं भी हूँ, पर वो कुछ ज्यादा ही देसी थी। वो असल में पटना से थी, छोटी छोटी बातों पर रोती रहती थी, इतना मोटा काजल लगाती थी, हर जगह झुमके पहन के लहंगा चोली लपेट के पहुंच जाती थी। ये मैडम यहाँ पढ़ाई करने आई थी और इनके दिमाग में वो सपनों का राजकुमार घूमने लगा था, जो ये जौहर की फिल्में देख के अपने दिल में बिठा चुकी थी। मैंने बहुत समझाया, प्रैक्टिकल हो जा बेटा, प्रैक्टिकल हो जा, लाइफ है ये, मगर उसकी समझ में आता ही नहीं था, उससे होता ही नहीं था। खुद को बस दुनिया का एपिसेंटर मान के 24 घंटे आंसू बहाती रहती थी। हाँ, एक काम उसके आने से अच्छा हो गया था कि अब मेरे घर में ढंग का खाना बनने लगा था। मैंने कहा, ये भी ठीक है भाई, जब तक तेरी जॉब नहीं लग रही तब तक मेरा खाना ही संभाल ले। कोई और होता तो शायद अपनी ईगो पर ले लेता, पर मेरी रूमी ऐसी नहीं थी। तो मेरी रूमी खाना बनाने पे कंसंट्रेट करने लगी। उसे किसी ने होम किचन डिलीवरी के बारे में बता दिया होगा। धीरे धीरे मेरे घर से दूसरों के घर में खाना जाने लगा। घर का ही बिजनेस था, कोई खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं, तो मैं उसकी हेल्प करने लग गई। शुरू शुरू में जब तक उसने शहर देखा नहीं था तो मुझे सब बताना पड़ता था कि यहाँ कैसे जाना है, वहां कैसे जाना है। अब धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि ये एक्सपर्टनेस आगे जाकर मुझ पर ही हावी होने वाली है। मैंने उसका सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पास बनवा दिया, तो उसके लिए ये काम करना थोड़ा इजी हो गया। पर मुझे नहीं पता था कि ये सुशीला देवी इतनी जल्दी मॉडर्न हो जाएगी। धीरे धीरे उसका रंग मुझ पे चढ़ रहा था। अब शॉपिंग करने जाते थे तो मुझे कंपनी मिल जाती थी। क्या पहनना है, क्या खरीदना है, ये बताने वाला साथ हो तो काम थोड़ा इजी हो जाता है, टाइम बच जाता है। मेरे काजल के पैसे हर महीने बचने लगे, क्योंकि मेरी ये रूमी हर महीने घर में ही काजल बना दिया करती थी। मैंने उसको डिस्को विस्को भी सिखा दिया। हालांकि वो अभी भी मेरे जैसा नहीं थिरक पाती थी, पर फिर भी काम तो चल ही जाता था। 2 घूंट मार के कम से कम एंजॉय करना तो सीख ही गई थी ये लड़की। यही इसी डिस्को ने लफड़ा शुरू किया। असल में मैं और मेरी रूमी डिस्को में थे, तभी वहां वो लफंडर सुनील आ गया, पूरा नशा ही उतार दिया। हम चुपचाप घर चले गए, वो फॉलो करते करते यहाँ भी आ गया। अब मैंने तो ऐसे पिछलग्गू बहुत देखे थे, मगर मेरी रूमी के लिए ये नया नया मामला था। वो झगड़ पड़ी सुनील से। अपना कॉन्सेप्ट सिंपल है, जो भी परेशान करे उसे अपना दोस्त बना लो। दोस्त बनने के बाद कोई आपको ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स समझने लगता है। इसलिए मैंने अपने हर दुश्मन को दोस्त बनाया हमेशा से। मेरे पहले क्रश से लेकर आज तक जिस से बात हुई, मैं तो हमेशा सबसे टच में रहती हूँ। और यहाँ सुनील और रूमी के बीच तकरार हो गई। मुझे लगा था कि ये थोड़ी असली वाली तकरार है, ये रंग लाएगी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि भैया अलग ही पंगा हो जाएगा।
मगर पंगे तो सबकी लाइफ में होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। एक पंगा सबको लेना होता है, वो है शादी। सुनील के घर वाले उसकी शादी कराने के चक्कर में थे, मेरे घर वाले मेरी शादी कराने के चक्कर में थे, और ऑफ कोर्स मेरी रूममेट के घर वाले उसकी शादी कराने के चक्कर में थे। तो कुल मिलाकर सब चक्कर पे चक्कर खा रहे थे। आखिर दुनिया गोल है और अपनी जगह पर चक्कर खा रही है, सूरज के भी चक्कर काट रही है। तो इतने चक्कर तो लाइफ में होने बनते ही हैं, है ना? अच्छी बात है कि अभी तीनों में से किसी का चक्कर नहीं चल रहा था। अभी हम अपनी आजादी एंजॉय कर रहे थे, पर हम तीनों का इस तरह से इंट्रो हो ही गया था कि अब दोस्ती होने लगी थी। हम तीनों इस ट्रिपलिंग के साथ बहुत सारी फोटोज अपलोड करते थे। अब हम तीनों में से सुनील के हाथ थोड़े लंबे थे, तो सेल्फी लेने की ड्यूटी उसकी थी, क्योंकि वो दूर से सेल्फी अच्छी ले लेता था। मेरी रूमी ने सुनील को थोड़ा शॉर्टकट वाला खाना बनाना भी सिखा दिया था, जैसे वेज रोल, ओट्स, दलिया वगैरह। हम तीनों ने साथ में जिम ज्वाइन कर लिया, आपस में कंपटीशन करते थे। इसी वजह से 45 दिन में हमने 6 किलो वेट लूज किया। और मेरी रूमी ने तो कमाल ही कर दिया, सीधा 9 किलो वेट लूज किया। भाई अब उसकी कमर को शेप में आते देख मेरे दिल से तो धुआं निकल रहा था। इश्क वाली फीलिंग। स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं इशिका और सुनील की कहानी लूजिंग इन लव। सुनील बहुत अच्छा फ्लर्ट है, पर अब इशिका और सुनील दोस्त हो गए हैं। इशिका की रूममेट पायल को मिलाकर तीनों बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं। तीनों अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि आगे क्या पंगे आने वाले हैं लाइफ में। चलिए सुनते हैं। इश्क वाली फीलिंग। सुनील के ताऊजी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव थे। उन्होंने हम तीनों की फोटो निकाल ली। ताऊजी बिहार के रेलवे में थे। उन्होंने अलग ही चक्कर चला दिया। उन्होंने मेरी रूमी की कुंडली छान मारी। मेरी रूमी उनके बचपन के दोस्त की बेटी थी। उन्हें मेरी रूमी ज्यादा ही अच्छी लग गई। उन्होंने वहीं गांव में बात चला दी। सुनील और मेरी रूममेट को भी पता नहीं चला कि ये इतनी जल्दी ये सब क्या हो गया। अब फ्रेंड्स थे तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। अब मैं क्या कर सकती थी। अब सुनील की और मेरी रूममेट की शादी तय कर दी गई थी। सच बताऊं तो सब कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था। सुनील मेरे जैसा बंदा था। हम दोनों कभी बात करते थे कि लाइफ टाइम लिव इन रहना कितना मस्त होगा, मगर अभी वो मेरी रूममेट के साथ शादी कर रहा था। अब मैं खुद कबाब में हड्डी बन गई थी, जो कबाब मैंने खुद पकाया था। सब सक पकाए हुए से थे, पर डिसीजन लेने का टाइम आ गया था। जिंदगी की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, कभी ना कभी तो खत्म होनी ही थी। अब वो फाइनल टाइम आ गया था, तो मेरी रूममेट ने मुझसे आकर पूछा कि क्या करना चाहिए। उसकी आंखों में सुनील की फैमिली से जो लगाव दिख रहा था, उसकी अलग ही कद्र थी। वो भी सोच रही थी कि अब शादी हो जाए। मेरी रूममेट के बाद सुनील ने मुझे अकेले में पकड़ा और सेम सवाल पूछा। मुझे उनसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। मैंने सुनील से कह दिया कि जा तू मेरी रूममेट से शादी कर ले। अब मेरी रूममेट और सुनील की शादी होने वाली थी, तो वो होम टाउन जा चुके थे। मैं समझ गई थी कि अगर मैं ऐसे ही बिंदास रही तो मैं सिंगल ही मरूंगी। सुनील भी तो मेरे जैसा था। जब उसे परफेक्ट पार्टनर मिल गई तो मेरे लिए भी तो कोई होगा। शायद इसके लिए मुझे शादी मटेरियल बनना पड़ेगा। मैं मेरी रूमी की तरह बनने लगी, जो कि मैं अंदर से थी ही नहीं। एक दिन मैंने दारू के नशे में सुनील को सब सच बता दिया। अब सुनीलवा कंफ्यूज हो गया कि इस लव ट्रायंगल का क्या करें भैया। किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, मतलब तीनों में से किसी एक को बलिदान देना पड़ेगा। दोस्ती को गुड बाय करना था। सबसे मुश्किल टाइम था। मैं डिप्रेशन में जा रही थी। आपको तो पता ही है कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन मतलब जब आपके अपने आपकी मदद ही ना कर पाए, कोई बात आप तक पहुंचती ही नहीं।
सब कान के पर्दों के पहले ही आके रुक जाती है। क्लैरिटी कहीं खो सी जाती है। कोई लाइन सीधी नहीं दिखती, हर लाइन टेढ़ी लगती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को मैंने एयर होस्टेस के साथ फ्लर्ट करते देखा था, मैं उसी से प्यार करने लगी थी। प्यार वैसे सब करते हैं, लेकिन इतना तो देखा जाता है ना कि किसका पलड़ा भारी है, कौन किसे ज्यादा प्यार करता है। मेरी रूमी और सुनील तो एक्सेप्ट कर चुके थे, बस मैं ही एक थी जो बोल ही नहीं पा रही थी दोनों से कि मैं तुम दोनों को साथ नहीं देख पाऊंगी। मैं इस सबसे दूर होना चाह रही थी। मैंने सोचा कि मैं अब शादी में जाऊंगी ही नहीं। दोनों मुझे रोज फोन करके बुला रहे थे, मैं उनका जवाब ही नहीं दे पा रही थी। मैं एयरपोर्ट पहुंची तो इस बार मुझे कोई छोड़ने ही नहीं आया। इन दोनों की जैसे आदत सी लग गई थी मुझे, हर पार्टी में हर जगह साथ साथ मजे करने की। ऐसी दुनिया क्यों बनाई भगवान? तेरे मन में क्या आया था? बस यही सोचती रहती थी मैं, क्यों सोलमेट 3 लोग नहीं हो सकते? क्यों प्यार 33.33% के हिसाब से नहीं बढ़ सकता? इसे 50% पार्टनरशिप क्यों चाहिए होती है? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिगर में जलता हुआ कोयला रख दिया हो और दुनिया से पानी ही खत्म हो चुका हो। और किस्मत की बात देखिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में मेरी जान बच गई। शादी की तैयारियों के दौरान पता नहीं क्या टेलीपैथी हुई कि सुनील और मेरी रूममेट दोनों को अक्ल आ गई। वो समझ गए कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। अब मेरी रूममेट में हिम्मत तो थी नहीं, पर सुनील अपने बिंदास वाले रूप में आया और अपने बेवड़े पापा को बीच में खींच लाया। उसके पापा ने उसके ताऊजी से बात की। उन्होंने बोल दिया कि जो उनके साथ हुआ वो अपने बेटे के साथ नहीं होने देंगे। शादी किसी की रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में नहीं होगी। अल्टीमेटली सुनील के पापा की बात का असर उसके ताऊजी पर हो ही गया। मैं अंडमान पहुंची ही थी कि मुझे वहां सुनील और मेरी रूमी दिखे। सुनील को मेरी रूमी ने मुझे सौंप दिया। उसने कहा कि ये देसी होने के फायदे बहुत हैं। मैंने भी साफ साफ बोल दिया कि तो अपना देसीपन अपने पास ही रख, मैं और सुनील जैसे हैं वैसे ही रहने दे। पर ये कमबख्त मोहब्बत चीज ही ऐसी है। कुछ दिन में लफंडर सुनील के साथ मेरी शादी है। मेरी रूममेट अब अपना बिजनेस देख रही है, पर मैंने एक बात सुनील को अच्छे से समझा दी है कि शादी के बाद भी अगर इसने अपनी फ्लर्टिंग बंद नहीं की तो मैं इसकी जान ले लूंगी। प्यार में खोने और त्याग करने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि उस वक्त तो महान बनने के चक्कर में भले आप अपने अंदर वो सैक्रिफाइस वाली फीलिंग ले आए, पर बाद में वाट लग जाएगी। प्यार में अपने दिल का फायदा देखिए, बस बात खत्म। तो सुना आपने इश्क वाली फीलिंग्स, बात खत्म, समझ गए ना? ये ज्यादा सोचने और सैक्रिफाइसिंग होने के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ की वाट नहीं लगा लेनी है। जो दिल में आए अपने लवर से बोल दो। क्यों दुनिया भर के चक्कर में पड़ के चुप रह जाना है? थोड़ा जिगरा रखो यार। 2.5 अक्षर प्रेम के बोल भी दो आप। और इसी तरह सुनते रहिए प्यारी और सच्ची कहानियां इश्क वाली फीलिंग्स में। Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। Eight. Ba-da-ba-ba, इश्क वाली फीलिंग। मेरा नाम श्रेया है और मैं ये कहानी आप सबसे ये बताने के लिए शेयर कर रही हूँ कि अपना प्यार पाने का रास्ता जरूरी नहीं कि एकदम सीधा सीधा ही हो। तो मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पास में ही एक बड़ा सा पार्क है। उसमें चारों तरफ पीले, गुलाबी, लाल रंग के फूल है, हरियाली है, पेड़ है तरह तरह के। लगाव तो सभी को अपने घर से होता है, पर मुझे इस जगह की खुशबू से बेहद लगाव है। मैं रोज सुबह यहाँ वॉक करने आती थी। हर बेंच पर पत्ते और फूल बिखरे होते थे। मेरे जैसे बहुत से लोग यहाँ इसी खुशबू के पीछे आ जाया करते थे। मेरे फादर मुझे बचपन से इसी पार्क में टहलाने लाते थे। इनफैक्ट ये खुद से टहलने की आदत जो मुझे है ना, ये उनसे ही लगी थी। जब भी मुझे पार्क में जाने का मन करता और पेरेंट्स नहीं मानते थे ना, तो मैं अपनी सांस रोक लेती थी। मैंने पता नहीं कहाँ से सीख लिया था, पर सांस रोक के लंबी लंबी हाफी लेने की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छे से आती थी।
मैं हाफी लेने लगती और बोलती थी कि मुझे खुली हवा में जाना है, और वो मुझे फटाक से पार्क लेकर चले जाते। वहां आके मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती और उनको बुद्धू बना देती। तो अगर बाद में किसी को आइडिया आए कि उन्हें एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए हो जिससे अस्थमा या हार्ट अटैक की एक्टिंग बहुत अच्छे से करनी आती हो, तो आप लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट जरूर देना। तो मैं मेरी फैमिली का बता दूं, वैसे तो फुल फैमिली केटरिंग बिजनेस में ही है। शादी, बर्थडे, एंगेजमेंट या कोई भी पार्टी, आसपास सब जगह हमारे घर से ही ऑर्डर जाता है। पापा ने काफी पहले से ये बिजनेस चालू कर दिया था। मैंने आके इसको और मॉडर्न कर दिया था। बेसिकली ऑनलाइन सब जगह सारे एप्स पे रजिस्टर कर दिया था, साथ में केक डिलीवरी सर्विस और थोड़ा मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट अलग अलग से जोड़ दी थी। तो हुआ ये कि एक दिन मुझे फोन पे जेकब नाम के एक बंदे का ऑर्डर रिसीव हुआ। 2.5 किलोग्राम का बटर स्कॉच विद चॉकलेट केक ऑर्डर किया था उसने। थोड़ी देर में जेकब का कॉल आया। उसने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो मैं ऑन द वे हूँ, मैं ऑर्डर पिकअप कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ी देर में मेरी बेल बजी। मेरे दरवाजे की, सॉरी मेरा मतलब है मेरे घर के दरवाजे की। अरे जिसको जो सोचना है सोचो अब। खैर, कुल मिलाकर घंटी बजी ही थी कि तब तक केक भी तैयार हो गया था। मैं केक लेकर बाहर आई तो देखा एक हॉलीवुड हीरो जैसा दिखने वाला बंदा ऑर्डर लेने आया हुआ था। मैंने उससे पूछा, जेकब? उसने बोला हाँ। ये इतनी शानदार कार में हमारे यहाँ ऑर्डर लेने आया था। मैंने उसे देखा और मन ही मन बोला, ओ माय गॉड, ही इज सो हैंडसम। मेरे कॉलेज के मिस्टर फोटोजेनिक के भी ऐसे लुक्स नहीं थे बिल्कुल। उस दिन उसका बर्थडे था और वो अपने दोस्तों के लिए पार्टी के ऑर्डर के लिए यहाँ आया था। ज्यादातर लड़के लड़कियों की आंखों में आंखें नहीं मिलाते, पर ये जेकब तो सीधा मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने सोचा कि मैं तो अब तक सिर्फ लड़कों से मिली थी, असली बंदा बाय गॉड यही है। इसे बोलते हैं मैचो मैन। मेरे लिए हमेशा 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रही है लुक्स में: जेब में रुमाल, कंघी किए हुए बाल, शर्ट के अंदर बनियान और जूते की सलीके से बनी हुई लेस। ये चारों चीजें सलीके से करने वाला पहला लड़का मैंने देखा था। और ये तो टाई वाई लगा के आया था। ये प्रिंस चार्मिंग अभी तक था कहाँ? खैर, उसने चुपचाप केक लिया और चला गया। मैं हंसते हंसते वाव 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 करते करते अंदर आ गई। देखा तो याद आया उसने केक के साथ पार्टी का और भी सामान ऑर्डर किया था, क्रैकर्स वगैरह। तो मैंने फटाक से अपनी स्कूटी ली और सीधा उसके एड्रेस पर पहुंच गई। उसने जो एड्रेस दिया था वहां मैं खुद उसका ऑर्डर डिलीवर करने गई। उसकी कार देख के मैं समझ गई उसी का घर है। बड़ा सा घर था उसका। मैंने उसे कॉल किया और बोला कि आप केक के साथ की चीजें तो भूल ही गए, मैं आपके घर डिलीवरी करने आ गई हूँ। उसने बोला, ओह आई एम सो सॉरी, आपको यहाँ तक आना पड़ा, और उसने फोन काट दिया। मुझे स्टेयर्स से नीचे आने की आवाज आई। मुझे लगा शायद कोई मेड ऑर्डर लेने आएगी, पर वो खुद मुझे ग्रीट करने आया। हमारी फिर एक छोटी सी मुलाकात हुई। सच्ची बोल रही हूँ, ये बंदा मेरे सपनों में आने लगा यार। 3 दिन बाद उसका कॉल फिर से आया। उसे केक बहुत अच्छा लगा था तो उसने कॉल करके मुझे थैंक्स बोला। मुझे कुछ सूझा नहीं क्या बोलूं, तो मैंने उसे बोला कि आपको जब भी कोई भी केक चाहिए हो आप मुझे ही बोलना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगी मैं। मुश्किल से 15 दिन ही हुए होंगे, मुझे केक के ऑर्डर के लिए फिर से कॉल आया। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि केक एकदम परफेक्ट होना चाहिए और केक पर लिखना है हैप्पी बर्थडे माय लव। सच बता रही हूँ, उसने बोला तो मन में मेरे आग लग गई, धुआं निकल गया। वो केक मुझे बिल्कुल अच्छे से बनाने का मन नहीं हुआ, मगर क्या करूं, मजबूरी है भाई, बिजनेस है। तो मैं जब केक डिलीवर करने गई तो पता चला कि उसकी माय लव वाली ने उससे लड़ाई कर ली है। तो वो बहुत गुस्से में था, उसका दिमाग खराब हो रखा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ घूमने चलूंगी। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि किसी की लड़ाई या ब्रेकअप का मैं फायदा उठाऊं।
और उसके बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह घूमने जाऊं। पर मैंने सोचा छोड़ यार, कौन सा मैं कोई क्राइम कर रही हूँ। तो मेरा दिल ही नहीं माना और मैं और जेकब अपनी फर्स्ट डेट पर गए। इश्क वाली फीलिंग, स्वागत है आपका फिर से इश्क वाली फीलिंग्स में। आज हम सुन रहे हैं श्रेया और जेकब की कहानी, ट्रूथ एंड लव। जेकब पर श्रेया फिदा हो चुकी है। जेकब श्रेया का कस्टमर है। एक केक की डिलीवरी से दोनों का रिलेशन शुरू हो गया है। जेकब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाने वाला था, पर उनके बीच एक झगड़े की वजह से श्रेया एंड जेकब डेट पे जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं आगे क्या होता है। इश्क वाली फीलिंग। तो हम कार में बैठे और उसने पूछा कोई अच्छी जगह मालूम है जहाँ बहुत सुकून से आराम से बैठ सके। मैंने बोला इतना तो मैं घूमी नहीं, पर वो पार्क जहाँ मैं मॉर्निंग में घूमने जाती हूँ वो है, वहाँ मुझे बड़ा सुकून मिलता है। उसने कहा चलो ठीक है वहीं चलते हैं। उस दिन घने काले बादल छाए हुए थे। पार्क शाम में बंद हो जाता था और इस वक्त करीब 8:45 बज रहे थे। गार्ड सोया हुआ था। हमें कूद फांद के अंदर जाना पड़ा। हम अंदर गए। अंदर शानदार सी लाइट लगी हुई थी। हर जगह फूल बिखरे थे और पेड़ों के बीच से स्टार्स दिख रहे थे। हम चलते चलते बातें करते रहे। मैंने उससे पूछा कि उस दिन उसके बर्थडे पे मेरी दुकान से केक ऑर्डर करने का ख्याल उसे आखिर आया कैसे। उसने बोला उसके फोन में बहुत सारे फूड एप्स थे। उसमें नए रेस्टोरेंट्स ट्राई करने पर 60% ऑफ था। मेरी शॉप में भी ऑफ दिख रहा था, इसीलिए उसने ट्राई करने का सोचा। बाकी ऑनलाइन रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। हम एक बेंच पर बैठ गए जहां मैं रोज सुबह बैठती थी। थोड़ी ठंड लगने लगी थी। तभी जेकब ने अपना जैकेट उतार कर मुझे दिया और उस मोमेंट में हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। तभी जेकब थोड़ा कॉन्शियस हो गया और उसने बोला ये सही नहीं है, तुम्हें तुम्हारे एज के लड़के के साथ होना चाहिए। मैंने कहा तुम मुझसे 5-6 साल के ही बड़े होगे, इतना तो चलता है ना। उसने अपना पैन कार्ड निकालकर मुझे दिखाया। मुझे लगा था कि हार्डली 27-28 साल का होगा, पर वो 39 इयर्स का था, मुझसे 17 साल बड़ा। पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खाता था, कोई नहीं बोल सकता था कि ये लड़का अधेड़ आदमी है। उसने मुझसे पूछा कि मैं इसके पहले कभी एज में इतने बड़े आदमी के साथ डेट पे गई हूँ क्या। मैंने कहा ऑब्वियसली नॉट, मैं इस डेटिंग वेटिंग के गेम में नहीं हूँ। उसने बोला इस रिलेशन का क्या होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है। मेरे घर वाले तो इस रिलेशन के लिए राजी ही नहीं होंगे। अब यार मेरा मूड कुछ और था। कैसे तो किस्मत में ये प्रिंस चार्मिंग मिला था मुझे। मेरे घर वाले वैसे ही किसी और चोमू से मेरी शादी कराने पे तुले थे। अब इस बीच में ये एज गैप। हाँ, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने उसे बोल दिया कि मेरे पास बस 1 साल है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल का है। उसे लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने बताया कि मुझे एक ऐसी बीमारी है कि मैं ज्यादा दिन जी नहीं सकूंगी। उसने मुझसे पूछा कि क्यों, ऐसा क्या है। पहले तो मुझे हंसी आ गई, लेकिन फिर मैंने सीरियसली कहा कि मेरे दिल में छेद है, हार्डली मैं 1 साल तक ही जी पाऊंगी। वो एकदम से सीरियस हो गया। मैंने उसे बोला कि मैंने ये तुम्हें सीरियस होने के लिए नहीं बताया था। उसने कहा तो फिर किस लिए। मैंने इसलिए बताया कि हम 1 साल में जितनी मस्ती चाहे कर सके, बिना किसी फिक्र के। उसने मुझे गले लगाया और हमारी लव स्टोरी उसी पार्क से शुरू हुई जहां मैं रोज सुबह जाती थी। अब देखो, अच्छा रिलेशन बन रहा हो और पंगे ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो एक दिन वो मेरे घर आया फूल लेकर। उस वक्त उसका आना जाना हो गया था। मैंने उसे बस फ्रेंड के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया था। उस दिन मेरी ताई जी की लड़की घर पर थी, तो उन्होंने ही गेट खोला। वो जेकब को तुरंत पहचान गई। मैं जब नीचे गई तो जेकब जा चुका था। मेरी ताई जी की लड़की ने बोला कि ये लड़का फूल देने क्यों आया था तुझे, जानती भी है ये कौन है। मैंने बोला हाँ, कस्टमर फ्रेंड है। दीदी ने बोला फ्रेंड, इतने बड़े बड़े फ्रेंड कहाँ से हो गए तेरे,
फ्रेंड तो ये मेरा हुआ करता था। मैंने बोला क्या मतलब? दीदी ने बताया कि कभी एक कॉलेज में उनका सीनियर था, नंबर 1 फ्लर्ट हुआ करता था। दीदी और जेकब रिलेशनशिप में थे। दीदी को पता चला कि जेकब रिलेशनशिप में होने के बावजूद किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा था। दीदी ने तुरंत ब्रेकअप कर दिया। मैंने सोचा ये क्या है यार, दिल आया भी तो दीदी के एक्स बॉयफ्रेंड पे। शाम को मेरी जेकब से फोन पे बात हुई। उसने बताया कि ये कॉलेज टाइम की बात है, तब ऐसी गलतियां कर दी थी अनजाने में, और उन लोगों से सॉरी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक। लेकिन अगर मेरी दीदी मेरे अफेयर के बारे में सुन के मुझसे दूर नहीं हो जाती तो शायद वो रिलेशन आज तक कैरी होता। पर दीदी ने बस उस दिन के बाद बात ही बंद कर दी थी। मैंने जेकब को बोला कि यार प्लीज मेरे साथ कभी ऐसा मत करना, मेरा दिल ये सहन नहीं कर पाएगा। उस दिन के बाद से हम और क्लोज हो गए। हम कई जगह घूमने गए, बहुत मस्ती की। मेरे पास एक ही साल था ये सोचकर जेकब मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता और मैं उसकी। हमने हर दिन जिया। अब हमारी 8 मंथ एनिवर्सरी होने वाली थी। मैं जेकब के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी, लेकिन जेकब को पता चल गया और उसने मुझे बैठाकर बस इतना कहा कि उसके लिए इससे बड़ा सरप्राइज नहीं हो सकता कि मैं उसके साथ और कई साल तक ऐसे ही खुश रह पाऊं। मेरा बंदा सेंटी हो गया था यार। अब 8 महीने निकल गए थे और मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। एक दिन मैंने उन्हें बता दिया कि शादी करूंगी तो सिर्फ जेकब से। तो माँ पापा ने बहुत डांट लगाई, बोले कि इतने बड़े आदमी से कौन शादी करता है बेवकूफ। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने वही बचपन का आइडिया लगाया और सांस उखड़ने की एक्टिंग करने लगी। सबने पानी पिलाया और अचानक एकदम बहुत केयरिंग हो गए। मैंने उनसे तभी बोला कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ जेकब से। पेरेंट्स ऐसी कंडीशन में कैसे ना बोलेंगे? तो और क्या था, मेरी और जेकब की शादी हो गई। अब सबसे मुश्किल काम था अपने हस्बैंड को सच बताना। तो हनीमून पे मैं बहुत नर्वस थी। मैंने जैसे तैसे करके जेकब को बताया कि आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरे दिल में छेद है। मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। पहले तो जेकब बहुत गुस्सा हुआ, फिर जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने उससे बात की। मैंने उससे कहा कि अगर दिल की बीमारी का झूठ नहीं बोलती तो क्या हम आज यहाँ होते? क्या हमने जो पिछला 1 साल बिताया है वो इसी तरह से एंजॉय करके बिताते? अपना बंदा समझदार था तो इजीली समझ गया। और हम ऐसे ही 1-1 साल के लिए लाइफ प्लान करते हैं, एनुअल टर्म इंश्योरेंस के जैसे, और साथ में मस्त खुशी से रहते हैं। आपने वो सब डायलॉग बहुत सुने होंगे कि सच्चे प्यार की नींव भी सच से शुरू होनी चाहिए। लेट मी टेल यू, सब बकवास है। प्यार होना चाहिए बस, झूठ से शुरू हो या सच से। अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि किस तरह की बॉन्डिंग है जिसकी वजह से आप दोनों लाइफ टाइम साथ रहना चाहते हो। बाकी अभी भी आपको सच के पीछे पागल होना हो तो पूरा का पूरा सच अपने पार्टनर को बोल के देख लो भाई, कड़वा सच पता चल जाएगा। सो बस प्यार मोहब्बत इश्क करते रहो और खुश रहो। तो सुना आपने इश्क वाली फीलिंग्स। सो ऐसा भी होता है, ये प्यार क्या क्या ना करवाए सो कम है। लेकिन अगर आपको एक झूठ से पूरी जिंदगी भर का प्यार मिल जाए तो लॉजिक क्या बोलता है बॉस? प्यार ज्यादा जरूरी है या आपका लॉजिक? सोचते रहिए और बस सुनते रहिए ऐसी सच्ची कहानियां इश्क वाली फीलिंग्स में। इश्क वाली फीलिंग